नमस्कार। यूपीएससी में इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो कई बार ना एक पहेली जैसा लगता है, बहुत उलझा हुआ। पर सोचिए, अगर इस पहेली को सुलझाने का कोई कोड मिल जाए तो। बस आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इस कोड को क्रैक करेंगे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक गाइड के जरिए। तो सीधा सवाल, आखिर इंडियन इकोनॉमी इतनी जरूरी है क्यों? क्यों इस पर इतनी मेहनत करनी है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आंकड़े तो अपनी कहानी खुद ही बता देते हैं। हर साल आप मान के चलिए औसतन 12 से 16 सवाल तो इकोनॉमी से आते ही आते हैं। और ये जो ट्रेंड है ना, ये आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। तो मतलब साफ है, इस सब्जेक्ट को हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो फिर हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? हम एक असली एग्जाम के सवाल से शुरू करेंगे, फिर इकोनॉमी को मापने और चलाने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझेंगे, आरबीआई का क्या रोल है उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन सारी कड़ियों को जोड़कर उस पहेली को सुलझा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है अर्थव्यवस्था परीक्षा की पहेली। आइए एक असल सवाल को ही डिकोड करते हैं। ये रहा वो सवाल जो आज हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट रहेगा। 2021 प्रीलिम्स का ये सवाल देखने में तो शायद सीधा साधा लगे, लेकिन इसका जवाब कई लेयर्स में छिपा है और हम एक एक करके इन सभी परतों को खोलने वाले हैं। हमारा दूसरा पड़ाव, अर्थव्यवस्था को मापना। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले उसके टुकड़ों को समझना पड़ता है। इकोनॉमी के लिए ये टुकड़े हैं जीडीपी और बेस ईयर जैसे कॉन्सेप्ट्स। और इस मेजरमेंट का सबसे बेसिक इंडिकेटर क्या है? जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये देश की आर्थिक सेहत नापने वाला एक थर्मोमीटर है। ये बताता है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं। इकोनॉमी ना कभी एक जगह नहीं रुकती। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इन्हीं ट्रेंड्स को पकड़ना इकोनॉमी की नब्ज को समझने जैसा है। अच्छा, डेटा हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, राइट? इसीलिए टाइम टू टाइम बेस ईयर को अपडेट किया जाता है। प्रोफेसर बिस्वनाथ गोल्डार कमेटी ने यही सजेस्ट किया और अब बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। क्यों? ताकि हमारी इकोनॉमी में जो नए बदलाव आए हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ता असर, उसे सही से कैप्चर किया जा सके। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, अर्थव्यवस्था को दिशा देना। मेजरमेंट तो हो गया, अब बात आती है मैनेजमेंट की। और इसके लिए दो सबसे बड़े टूल हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी। फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, समझ लीजिए सरकार का पर्स है। सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स से कितना कमाएगी, ये सब इसमें आता है। दूसरी तरफ है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई के हाथ में होती है। ये एक तरह का लिवर है जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो सरकार अपना पर्स मैनेज कैसे करती है? इन तरीकों से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ पर खर्च करके, टैक्स रेट को कम या ज्यादा करके, या फिर जरूरत पड़ने पर बाजार से कर्ज लेकर। ये सब के सब फिस्कल पॉलिसी का ही हिस्सा हैं। और आरबीआई के पास कौन से हथियार हैं? उसके पास है रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे पावरफुल टूल्स। जैसे रेपो रेट है, ये वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। इसे घटा बढ़ाकर आरबीआई सीधे सीधे इकोनॉमी में पैसों के फ्लो और महंगाई दोनों पर कंट्रोल कर सकता है। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, बैंकों का बैंक यानी आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी की पूरी कमान इसी सर्वोच्च संस्था के हाथ में है, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई कोई एक दिन में नहीं बन गया, इसकी एक पूरी जर्नी है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से कहानी शुरू हुई और 1949 में इसके राष्ट्रीयकरण के साथ ये भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन गया। आरबीआई के काम बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी शुरुआती सवाल के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है अन्य बैंकों का बैंकर। मतलब आरबीआई बाकी सभी बैंकों का बैंक है। यही वो फंक्शन है जो आरबीआई को पूरे बैंकिंग सिस्टम के गार्डियन का रोल देता है। और लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सारे टुकड़े हमने इकट्ठा कर लिए हैं। अब टाइम है पूरी पहेली को जोड़ने का। ये रहा हमारा ओरिजिनल सवाल एक बार फिर से। अब जबकि हम जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के फंक्शंस को थोड़ा समझ चुके हैं, तो क्या ये सवाल अब उतना मुश्किल लग रहा है? शायद नहीं। और ये रहा वो आहा मोमेंट। ये परिभाषा बिल्कुल सीधे सीधे उस सवाल का जवाब दे रही है।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब ही यही है कि जब एक अच्छा बैंक, जो वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है और कोई और उसे लोन नहीं देता, तब आरबीआई उसकी मदद के लिए आता है। तो इस तरह के सवालों को क्रैक करने का लॉजिक क्या है? सिंपल है। पहला, आरबीआई का बैंकों का बैंकर वाला फंक्शन याद रखिए। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की परिभाषा को अप्लाई करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। और तीसरा, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। तो बिल्कुल साफ है कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो क्यों गलत है। क्योंकि ये काम, मतलब ट्रेड बॉडीज को उधार देना या सरकार के घाटे को फाइनेंस करना, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम नहीं है। ये भूमिका तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को स्थिर रखने के लिए है। और यहीं से ये बात साबित होती है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सही जवाब तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। तो आज हमने सिर्फ एक सवाल हल नहीं किया है, बल्कि एक अप्रोच सीखी है, एक तरीका सीखा है। अब सवाल ये है कि इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप अगली कौन सी इकोनॉमिक पजल सॉल्व करने वाले हैं।